नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ हैं नवरूप सिंह सर, जो अपने जिनसे हम आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली यूएस में क्या चल रहा है, ये डील्स क्या है, ट्रम्प किस हिसाब से बिहेव कर रहा है और क्या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ जो अमेरिका अभी एग्रेशन दिखा रहा है अपना जियोपॉलिटिक्स में। और जिस हिसाब से वो डील करने पे लगा हुआ है ट्रम्प के, मुझे डील करनी ही करनी है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं रेयर अर्थ मिनरल के लिए, जो अमेरिका आज कर रहा है स्पेशली ट्रम्प। तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे और कैसे एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है वो पूरा हम आज सर से डिस्कस करेंगे। सर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड थैंक यू आपके समय के लिए। तो सर, माय आज हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सर, हम स्टार्ट करते हैं कि ये सर ट्रम्प को क्या हो रहा है। मीन सबसे वो डील कर रहा है, बोल तो देता है डील कर रहा है, फिर डील साइन नहीं हो रही है, फिर कुछ आता है तो ये हो रहा है। इंडिया के साथ भी ऐसे ही हुआ, तो क्या हो रहा है सर ये ट्रम्प को। पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बातें तो शेख चिल्ली की तरह हवा में बड़ा बड़ा करता है, लेकिन उतना वो इम्प्लीमेंट करता नहीं है। ठीक है, जैसे अब वो बोल रहा है मेरा चाइना से एग्रीमेंट हो गया, फिर कल कल उसने बोला आई हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ एन एग्रीमेंट विद चाइना विच मे बी साइंड सून। तो भाई अगर साइन नहीं हुआ तो कौन सी डील हुई है? मतलब फिर उसके बाद कहता है जापान के साथ डील करी, तो वहां जापानीज कहते हैं कि भाई हमने कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करा है। ठीक है, बाकी जगह उसने वो चिट्ठियां भेजी हैं, टैरिफ लेटर्स, 20% तेरा, अब तो 19% तेरा। ठीक है, एक लौती डील जो उसने साइन करी है वो है करी है यूके के साथ। ठीक है, जो उनका वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाइज रहा है स्टार्टिंग से। अब यूके में ना इनका, यूके इज नॉट दैट बिग एन इकोनॉमी एक्चुअली कंपैरेटिवली। अगर आप वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमीज में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग ब्लॉक है वो है चाइना, फिर आता है इंडिया, फिर आता है यूरोपियन यूनियन। ये तीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया की जिससे अमेरिका ट्रेड करता है। आपको, आपके व्यूअर्स को ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका इज वन कंट्री जो डॉलर पे चलता है, जो हम कहते हैं ट्रिफिन्स डायलेमा जिसे हम कहते हैं यूएस डॉलर का जो है, कि यूएस डॉलर को मेंटेन करने के लिए ट्रेजरी इशू होता है, पीपल हैव टू बाय ट्रेजरी, और ट्रेजरी के लिए, ट्रेजरी बाइंग के लिए इंटरेस्ट रेट्स लो रखने के लिए यूएस गवर्नमेंट के लिए उनको एक ट्रेड डेफिसिट रन करना होता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी ट्रेड डेफिसिट नहीं चाहते हैं और वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या वो डॉलर हेजीमनी को ख़त्म करना चाहते हैं? पहले तो सवाल उनसे ये पूछा जाए। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी मैंने इस पे, मतलब ये लंबा चौड़ा ये कहानी है इस पे। बस मैं इतना ही इसको अगर मैं इसको ब्रीफली अगर मैं इसको बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप का मुश्किल ये है कि जब उसने वो पावर में आया है तो अमेरिका का 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का डेट ड्यू है, जो सितंबर तक रिन्यू होना है। उनका टोटल डेट हो चुका है 34 से 35 ट्रिलियन डॉलर, डेट टू जीडीपी रेशो 100% से ऊपर है। और साथ में उनका जो उनका डेफिसिट है वो 7% पे पहुंच रहा है, विच एंड खाली इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं $1 ट्रिलियन की टू सर्विस दैट डेट, विच इज ऑलमोस्ट, आप लेके चलिए, बिगर देन द डिफेंस बजट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हालत है अमेरिका के अंदर की। कोई अमेरिका में इंडस्ट्री नहीं काम करती, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर हाईटेक, जो टेक उनकी इंडस्ट्री है उसको छोड़ दिया जाए तो, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वो लोग इनोवेशन, और डिफेंस का जो वो लोग थोड़ा बहुत बनाते हैं, और बोइंग, लॉकहीड, रेथन और मतलब इन सारी कंपनीज के जरिए।
अब उसमें भी वाई ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ बिकॉज उनको ट्रेड डेफिसिट रन करना पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट रन करना पड़ेगा यानी ओवर द इयर्स, ओवर डेकेड मैन्युफैक्चरिंग कभी जर्मनी को गई, कभी जापान को गई 70s एंड 80s में, कभी चाइना को गई 90s में, और अब इंडिया और वियतनाम को गई पिछले 10 सालों में, 10 से 12 सालों में। So now they are at the cusp of a situation where it's a hollowed out economy जो खोखली हो चुकी है, डॉलर पे चल रही है, डेट बढ़ रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, एंड दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। और इस दौरान पिछली एडमिनिस्ट्रेशन यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डॉलर को वेपनाइज करती है रशिया के खिलाफ यूक्रेन वॉर में, उनके एसेट्स फ्रीज कर लिए जाते हैं, विच लीड्स टू अ सिचुएशन जहां पे जितनी भी वर्ल्ड की इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमीज हैं, इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल, दे स्टार्ट टू, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना डॉलर से रिलायंस घटाने के लिए ट्रेजरीज की होल्डिंग कम करना चालू करते हैं और गोल्ड में स्टेक बढ़ाना चालू करते हैं, एज वेल एज मल्टीलैटरल फोरम्स बनती हैं, ब्रिक्स है, एससीओ है, जहां पे ये कंट्रीज आपस पे बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट करने में तैयार हो जाती हैं। कि इंडिया रशिया से रूबल में, रूबल रुपये में करेगा, रशिया चाइना से युआन में करेगा, चाइना ईरान आपस में ऑयल जो है ट्रेड युआन में करेंगे, चाइना सऊदी अरेबिया भी युआन में करेगा। रादर 50 years after the 1970s agreement of petrodollar, the Saudi Arabians did not renew the agreement. However, they assured United States that they will continue to service maximum of oil in dollars, but at the same time, they will not shy away from dipping into other currencies for trade of oil and commodities. तो अब ये सब चीज जानते हुए आपको समझ में, आपके एक मोटा मोटी तौर पर हमें समझ आता है कि यूएस जो है एक ऐसे कगार पे पहुंच चुका है जहां वो एक अपने आप को हार्ड रीसेट करना चाहता है, इकोनॉमिक रीसेट। अब ट्रम्प को अगर ट्रेड वॉर लॉन्च करना है, टैरिफ्स लगाने हैं, तो अल्टीमेटली ट्रेड डेफिसिट कम होंगे, ट्रेड डेफिसिट कम होंगे तो लोग यूएस ट्रेजरीज नहीं खरीदेंगे, एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे। ठीक है, अब अगर एलिवेटेड बॉन्ड यील्ड्स ऊपर रहेंगी, एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे, तो भाई साहब आप अपना डेट सर्विस कैसे करेंगे? इट्स अ विशियस साइकिल विच विल ब्रेक वेरी बैडली। अब इसके लिए देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने बोला है कि एक ब्रेटन वुड्स 3 अग्रीमेंट होने जा रहा है, गोल्ड रिवैल्यूएशन हो सकता है, और हाइपर डॉलराइजेशन के लिए वो लोग क्रिप्टो का सहारा भी ले रहे हैं स्टेबल कॉइन्स के जरिए, जहां वो कह रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, बिकॉज स्टेबल कॉइन्स आर पेड बाय 1:1 रेशियो बाय डॉलर, तो बहुत लोग उसको करनाते हैं। एट द सेम टाइम गोल्ड का को ये भी आया कि शायद ट्रेजरी जो है गोल्ड का रिवैल्यूएशन करके फोर्ट नॉक्स पे एट द करंट मार्केट रेट दे विल fall, and with that windfall they can devalue the dollar and they can inflate its way out of debt. Or Jerome Powell cooperates with them, and then what you say, these people get out of by inflating. See, अगर आप रे डालियो को सुनोगे, जिन्होंने बहुत, जो एक हेज फंड मैनेजर है, बड़े फेमस हैं, इनके यूट्यूब शॉर्ट्स भी आते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है ऑन हाउ द एम्पायर्स कोलैप्स वर्चुअली इन देयर फाइनल ट्वाइलाइट ईयर्स। तो ही एक्सप्लेन्स कि डेट में कैसे करते हैं। तो उनका बोला कि देयर आर 2 ways वेयर अ कंट्री कैन ईदर रीपे इट्स डेट और इट कैन इन्फ्लेट इट्स वे आउट ऑफ डेट। अगर वो अपना डेट को इन्फ्लेट करेंगी, सो देन दैट मीन्स दे विल हैव टू कट इंटरेस्ट रेट्स, they will have to infuse massive liquidity and QE in the market by with the help of Federal Reserve. और अगर ट्रेजरी बाईपास करके एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर रहा है स्टेबल कॉइन्स के जरिए, तो इंटरेस्ट रेट वैसे ही सप्रेस रहेंगे, लो रहेंगे। What that will do is that will give an extension of 5 years, 10 years, 20 years, or maximum 30 years to US Treasury. ठीक है, टू शो कि भाई डॉलर की लाइफ बढ़ाने के लिए। बट what will happen is that will create an asset bubble. अब वो बबल जो बनेगा उससे क्या, when you inflate its way out of debt, you grow at a faster rate, जीडीपी बढ़ेगा आपका। जीडीपी बढ़ा यानी
यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपकी रेवेन्यू बढ़ी, आपके टैक्स रिटर्न रिसिप्ट बढ़े, टैक्स रिसिप्ट बढ़े तो यू हैव, आपका डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा। ये 1940s में वर्ल्ड वॉर टू के बाद से यूएस वाज एबल टू ब्रिंग इट्स डेट टू जीडीपी फ्रॉम 1967, बट उस दौरान इन्फ्लेशन का रेट पता है क्या था? 14%। बट at that time the world did not hold US treasuries much. Now the problem is, at this moment China holds $700 billion of treasuries, Japan holds $2 trillion of US treasuries. So those countries need to be factored in before you go for this reset. India holds only 200 billion, so हमारा कुछ ज्यादा बड़ा वो स्टेक है भी नहीं यूएस के साथ, ठीक है। तो अब ये जो पूरा का पूरा जो वो रीसेट वो चाह रहे हैं, तो व्हेन यू इन्फ्लेट इट्स वे आउट ऑफ द बबल, तो इसमें फिर आपका स्टॉक मार्केट का बबल, स्पेकुलेटिव बबल, क्रिप्टो बबल, रियल एस्टेट बबल, मॉर्गेज बबल, ये सब बबल्स बनेंगे। एंड अल्टीमेटली इस बबल में क्या होता है, व्हेन यू इन्फ्लेट योर डेट तो कम हो जाएगा, थ्योरेटिकली पेपर पे आप अपना डेट कम कर लोगे, लेकिन इन द एंड रिजल्ट परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक, द मिडिल क्लास, द मेन स्ट्रीट डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो $10 का चीज है वो आपको 100 पे मिलेगा when you inflate its way out of it. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये इसी के अगेंस्ट एलन मस्क था ना, ये जो बिग डैडी बिल, आई थिंक ये वो जो ला रहा था उसी के बेसिस पे, और उसके अगेंस्ट ही एलन मस्क, और इन्हीं ये इसी वजह से ये एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में जो रिफ्ट स्टार्ट हुआ ये यहीं पे था, बिकॉज एलन मस्क भी सेम बोल रहा था जो आप बोल रहे हैं कि इससे आपको शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म में ये अपना डेप्ट बढ़ाएगा ही, हमको लॉस करेगा ही ये लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल बिल्कुल। जो बिग ब्यूटीफुल बिल जिसकी बात हो रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो उन्होंने पास कराया, उससे एटलीस्ट $3.5 ट्रिलियन का डेट और ऐड होगा, $3.5 ट्रिलियन का, और डेफिसिट, और ये कह रहे हैं बाय द टाइम 2035 आज $34 ट्रिलियन का डेट जो यूएस का है वो 50 पे पहुंच जाएगा। इट विल बी, सो समथिंग विल टू ब्रेक। नाउ ट्रंप एंड कंपनी नो कि डूबना तो है, आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद डूबना तो है, तय है। एट द बेस्ट हम ये मूव्स करके यूएस की शेल्फ लाइफ 10 साल 20 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, और उस 20-25 साल के अंदर अंदर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी क्रिटिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो स्टील है, एल्यूमिनियम है, वो आपका ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, फार्मास्यूटिकल्स एपीआईज है, वो सेमीकंडक्टर्स है, ये सारी की सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड से शिफ्ट करके अमेरिका में आ जाए वापस, ताकि अमेरिका को रीशोर किया जा सके, री इंडस्ट्रियलाइज किया जा सके। बट दिस कैन हैपन एट द कॉस्ट ऑफ द पावर्स इन एशिया। यानी अगर अमेरिका री इंडस्ट्रियलाइज करेगा तो चाइना को री इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ेगा, इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ेगा, जापान को होना पड़ेगा। उसके ऊपर क्या अमेरिकन में वो एप्टीट्यूड, वो स्किल्स हैं वो काम करने के? क्या वो स्टील फैक्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस का के खड़े हो सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो हम इंडियंस 1/3 द वेज पे करते हैं? क्या हमारी आईटी इंडस्ट्री बेंगलुरु में जो 1/5 पे सर्विस करती है यूएस टेक फर्म्स को, क्या यूएस उसको उस लेवल पे, उस कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन पे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। So some things are impossible यार। करेक्ट सर, मैं खुद स्टील इंडस्ट्री में हूँ लास्ट 8 ईयर से, सो आई नो वो स्टील इंडस्ट्री में क्या कॉस्ट पे एक लेबर को रखते हैं, क्या कॉस्ट पे एक मैनेजर को रखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव को क्या उनको सैलरी देते हैं। वो आईटी वाले तो बहुत अच्छा, आईटी वाले को तो बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है, लेकिन ये सब जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है उनको कुछ नहीं मिलता एज कम्पेयर टू आईटी इंडस्ट्री आज भी इंडिया में। तो अगर यूएस वालों को आईटी इंडस्ट्री लगता है कि ये चीप लेबर है, तो अगर स्टील इंडस्ट्री में तो इनका क्या कॉस्ट आएगा? ओके तो ये तो बियर ही नहीं कर सकते। हाँ, तो अब आप समझिए, तो इनका प्लान क्या है? पहले फेडरल रिजर्व से रेट कम करवाना,
ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए, ताकि डेट रिन्यू कर सकें। दूसरा, टैरिफ्स के जरिए रेवेन्यू शोर अप करना और इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करने के लिए, रीशोर और इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए। तीसरा, गोल्ड रिवैल्यूएशन करना, जो इनका रिजर्व है फोर्ट नॉक्स पे। गोल्ड रिवैल्यूएशन करने के बाद जो पांचवा स्टेप है, ये मैं नहीं बोलता, ये स्टीफन मिरान जो इनका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, नवंबर 2024 में उसने पेपर लिखा था और ये उसने पूरे के पूरे स्टेप्स बताए थे, और वो पूरे के पूरे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसमें। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें 50 साल का एक सेंचुरी बॉन्ड इशू करना चाहिए ट्रेजरी का, टू आर क्लोजेस्ट पार्टनर्स एंड एलाइज, ट्रीटी एलाइज एंड पार्टनर्स। और भैया यूएस एंड दैट 50-year बॉन्ड विल बी वंस रिडीमेबल, इट विल नॉट बी ट्रेडेबल ऑन द मार्केट। मतलब आप उसको बेच नहीं सकते हो, एक बार लोगे वो जो कंट्रियां लेंगी, अब 50 साल बाद आप उसे रिडीम कर सकते हो। अब 50 साल में वो कह रहे हैं कि उस बॉन्ड को आप, so then a 50-year-old US treasury bond, one time issued by the treasury, backed by gold, would mean dollar will get substantially devalued. करेंसी की वाट लग जाएगी. So they are ready to give up dollar hegemony in the long run. बट गिवन कि अमेरिका अपने आप को 10-20 साल की एलोंगेटेड लाइफ में मिल जाए और अपने आप को री इंडस्ट्रियल करे, लेकिन डॉलर की सर्कुलेशन और ट्रेड सेटलमेंट कम ना हो, इसीलिए वो स्टेबल कॉइन्स के जरिए डॉलर को लेके आ रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेजरी के तौर पे, राइट? So they are blending couple of, there is a blueprint which is happening. It is not out of the hack what is happening. So when they, let's suppose one company from India gets up and executes a contract in US and it says, boss, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो आपका मैं like to have my payment in stable coins. अब आपकी इंडियन कंपनी को डायरेक्ट यूएस डॉलर एक्सचेंज स्विफ्ट के जरिए आपको स्टेबल कॉइन देने पड़ेंगे, यानी आपको स्टेबल कॉइन खरीदना पड़ेगा। आपने अगर स्टेबल कॉइन्स का वॉलेट रखा या आपने अपनी वैल्यू स्टोर करके रखी, इसका मतलब जिससे भी आप वो स्टेबल कॉइन खरीद रहे हो पेमेंट्स करने के लिए, वो बंदा यूएस ट्रेजरी का डेट खरीद रहा है। So technically everyone in the world, from a small retailer to a tech giant to an industry to a sovereign nation, will be underwriting the US debt, keeping the interest rates low, short-term interest rates low. So this is like a magical spin which they have started. Or one of the reasons for this magical spin is to hyper-dollarize, as well as on the other hand, what you say, they want to counter China's trade settlements in ECNY through digital currencies and using KIPS payment settlements in BRI, जो वो already 22 देशों के साथ कर रहे हैं, including ASEAN nations and Middle Eastern countries. Over mBridge नाम की टेक्नोलॉजी है जो BIS ने बना के दिया था ब्रिक्स नेशंस के लिए, उसको चाइना इस्तेमाल कर रहा है अल्टीमेटली। सो ये है पूरा ब्लूप्रिंट जिसके कई पिलर्स हैं: इन्फ्लेटेड फ्री आउट ऑफ डेट, स्टेबल कॉइन्स, गोल्ड रिवैल्यूएशन, सेंचुरी बॉन्ड, रीशोरिंग एंड री इंडस्ट्रियलाइजिंग अमेरिका। एंड उसमें भी उन्होंने बोला है कि वील हैव अ 2-tier 3-tier सिस्टम, वन इज आर ट्रीटी एलाइज, द अदर आर फ्रेंड्स, थर्ड न्यूट्रल्स एंड देन फोर्थ एडवर्सरीज। और हर एक को उस हिसाब से अमेरिका का कैपिटल मार्केट का एक्सेस दिया जाएगा, अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट का एक्सेस दिया जाएगा। कहते हैं ना ट्रंप अपनी चिट्ठी में, वी आर द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड रनिंग ऑन अ पॉन्जी स्कीम ऑफ डॉलर, वो लिखना भूल गया खाली, ठीक है। खैर एनीवे, यस सर। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बोल रहा था सर, ये ब्लूप्रिंट में अच्छा दिख रहा है, अमेरिका कर रहा है, चलो ठीक है, वो अपनी कंट्री स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं, सब करते हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। बट जिस हिसाब से ट्रंप बिहेव कर रहा है, अब ब्लूप्रिंट में तो आपके आ गया सब कुछ, ठीक है, वो हमको ये स्टेप लेना है, वो हम करते हैं, जैसे इंडिया के भी कुछ इकोनॉमिक जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं, सब करते हैं, तो हम भी वो स्टेप लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ट्रंप बिहेव कर रहा है, जैसे उसका ये नहीं माना गया, जैसे इंडिया के साथ ही ले लो, वो
ऑपरेशन सिंदूर में 23-24 बार बोल चुका है कि भाई हमारे ट्रेड की वजह से हुआ है। अब वही चीज आज वो वहां पे क्या यूरोप में, स्कॉटलैंड में जाके यूरोप को ही वो धमकी दे रहा है, उनको ही वो नसीहत दे रहा है। तो ये जो ट्रम्प जिस तरह से बिहेव कर रहा है, लाइक डील होने से पहले ही कर रहा है, तो क्या वो ट्रम्प वो पूरे ब्लूप्रिंट को, जो उनके प्रोसेस को, उसमें हेल्प कर रहा है कि वो नुकसान ही कर रहा है ट्रम्प सर? गुड क्वेश्चन। अब ट्रम्प कुछ हद तक कर रहा है, बट ट्रम्प ने एक बहुत बड़ी गलती करी। जैसे जेमी डेमॉन है जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, उन्होंने बोला कि द बिगेस्ट मिस्टेक वी डिड वाज दैट वी इम्पोज टैरिफ्स ऑन द होल वर्ल्ड। Rather, we should have taken our allies and our partners into confidence, give them a very low rate, a discounted rate of say 5% or 10%, and targeted those countries which are damaging us, जैसे China, right? Take them into confidence, build a coalition of countries जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, जो सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग में आपकी मदद करें, जो अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। भाई इंडिया ने भी तो क्वाड में अल्टीमेटली मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे साइन ऑन किया। इंडिया ने, हम लोगों ने बाइडेन के दौरान तो फार्मास्यूटिकल्स में जाके वॉशिंगटन में जब पैंडेमिक में चाइना की डिपेंडेंस खत्म करने के लिए भी हम लोगों ने अग्रीमेंट किया। आज कहाँ है वो अग्रीमेंट? कहां पे है वो अग्रीमेंट? कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? उल्टा ट्रम्प तो क्वाड को बिल्कुल खट्टे में डाल दिया, ऑकस को भी रिव्यू कर रहा है और ट्रीटी एलाइज को भी दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहा है। तो कौन मानेगा यार? जापान के साथ जो वो कर रहे हैं, और जापान ने तो ओपनली, शुरुआत में तो जापान ने ओपनली यही बोला था ना कि हम तो नहीं मानेंगे, और वो तो तुम्हारी ट्रेजरी बेच रहे थे। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन को आप जो है गाली देते हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन को ये समझना पड़ेगा वो शैडो बॉक्सिंग है। यूरोप के साथ वो भीतर खाने से वो दोनों एक साथ हैं। जब रशिया का मामला आता है, यूक्रेन का मामला आता है, वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। जब उनकी यूरोप की रीआर्मिंग का मामला आएगा तो यूएस विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रीआर्मिंग यूरोप, इन जर्मनी, राइट? तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यूरोप के साथ जो वो दिखा रहे हैं ना, वो नूरा कुश्ती है, लेकिन उनका रियल टारगेट जो है वो है इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रशिया एंड ईरान, बिकॉज दीज कंट्रीज आर नॉट ओबेइंग द डिक्टम्स ऑफ अमेरिका एंड दे आर ट्राइंग टू ट्रेड अमंग देमसेल्फ इन नॉन डॉलर टर्म, जो उनको पसंद नहीं है। आप ये सोचिए, सद्दाम हुसैन ने खाली इतना बोला था कि मैं तेल डॉलर की जगह यूरो में बेचूंगा, और तख्ता पलट करके मरवा दिया गया। मोहम्मद गद्दाफी ने यही बोला अफ्रीका में कि ये गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन यूनियन की करेंसी आ रहा है, इसमें हम तेल बेचेंगे, उड़ा दिया गया। ईरान की क्या गलती है? ईरान की गलती ये नहीं है कि ईरान इजराइल के साथ भिड़ता है। ईरान की गलती ये है कि ईरान ने चाइना के साथ BRI पे साइन ऑफ कर लिया, 25 साल का अग्रीमेंट कर लिया, और कम्युनिस्ट पावर को पर्शियन गल्फ का एक्सेस दे दिया, जो अमेरिका के लिए थ्रेट है। इसीलिए वो मुनीर के साथ जाके पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। पाकिस्तान के साथ जो ट्रम्प जाके चक्कर काट रहा है, कह रहा है आप बहुत बढ़िया आदमी है, ये है वो है, फैबुलस पीपल, ठीक है। क्या प्रोडक्शन होती है, किस चीज की प्रोडक्शन होती है, कोई नहीं जाता, खाली आतंकवादी प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, तो ठीक है, और तो कुछ है नहीं है। तो मतलब ये जो पूरा डोनाल्ड ट्रंप का जो है, ये इसमें मोस्ट लाइकली सक्सेसफुल नहीं होने वाले। अगर आप ओपिनियन पोल्स कल देखेंगे, फेवरेबल रेटिंग देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ एट -30 अमंग इंडिपेंडेंट, विच इज बराबर टू व्हाट बाइडेन वाज, एंड his agendas are being disliked. People are not liking the trade war and tariff war, and -45 unfavorable rating है। आज अगर ये मिड टर्म्स में चले जाए ना, they will lose the house to Democrats, and with that it will become a lame duck presidency. तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल है बहुत जबरदस्त। यहाँ पे वो एजेंडा, वो ये प्लान तो, ब्लूप्रिंट तो बना लिया, आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्या इंडिया आपके साथ कोऑपरेट करेगा इस प्लान में? क्या इंडिया चाहेगा वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए? नहीं,
क्या चाइना देगा वो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन? नहीं। क्या रशिया आपको गिवन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप नाराज क्यों हो रहा है, भड़क क्यों रहा है? रशिया के वो चाहते थे कि, क्योंकि किसिंगर डॉक्ट्रिन जो कहती है कि रशिया और चाइना को आपस में स्प्लिट करो, अमेरिका कैन नॉट टेक ऑन बोथ ऑफ देम टुगेदर। 1971 में इन्होंने चाइना को अपनी साइड लिया पाकिस्तान के जरिए और सोवियत यूनियन को टारगेट कर दिया। ठीक है, इस बार जब ये रशिया के पास डोनाल्ड ट्रंप गए और बोले नाउ आई वांट अ रिवर्स सिचुएशन कि यू कम ऑन आवर साइड एंड वी विल टारगेट चाइना टुगेदर, तो रशिया ने मना कर दिया कि नहीं, आई डू नॉट ट्रस्ट यू, मैं इस बहकावे में नहीं आने वाला। आई रियलाइज व्हाट यू पीपल आर अप टू। ठीक है, आपका मैं भी टारगेट हूं आपके लिए। पहले आप मुझे यूज करके चाइना को उड़ाएंगे, जब चाइना खत्म हो जाएगा तो आप मुझे उड़ाएंगे, क्योंकि तब मैं अकेला हो जाऊंगा। और हिंदुस्तान वाले ये भी, भारत वाले लोग ये भी समझ के रखे कि अगर एक बार चाइना को उन्होंने हटाया तो वो आपको भी जाएंगे। प्रोफेसर जेफरी सैच, मुझे आज भी याद है, प्रोफेसर जेफरी सैच का टकर कार्लसन के साथ एक बहुत अच्छा बाइट है, या वो शुरुआत के 5 मिनट में कहते हैं, वो कहते हैं व्हाई आर वी आफ्टर रशिया? कहते हैं बिकॉज it's too big a power and we want to be singular hegemon. So Tucker Carlson कहता, but no one is saying that about India. ठीक है, and he says, well, if India grows too big, then we will also want to cut them down. That is the psyche. So we have to understand कि ये, इसीलिए वो किसिंगर डॉक्ट्रिन चलानी। फिर इन्होंने बोला कि मुनरो डॉक्ट्रिन के लगाते हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन है कि भैया इस साइड पे अमेरिका में खाली अमेरिका की डोमिनेंस चलेगी, पर कोई कम्युनिस्ट पावर यहां पे दखल नहीं देगा। बट आज आप देख लो, ब्राजील में राष्ट्रपति लूला ओपनली ट्रंप को कहते हैं कि तू एम्परर है, मैं तेरी बात नहीं मानने वाला, मैं सॉवरेन कंट्री हूं। और वो चाइना के साथ ट्रेड करने को तैयार है। और लैटिन अमेरिका में बहुत सारी कंट्री चाइना के साथ ट्रेड करती हैं खुल के, और वो यूएस को पसंद नहीं है। तो आपकी मुनरो डॉक्ट्रिन इन टैटर्स है, आपकी किसिंगर डॉक्ट्रिन इन टैटर्स है। इंडिया के साथ आपकी डील बन नहीं रही है, जापान के साथ आपकी डील ओरल है, चाइना के साथ आपकी डील ओरल है। आप कर क्या रहे हैं कि किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? So this is nothing but a policy doomed to failure, because they are not serious about treating countries on equal. While they उनको समझ आ जाना चाहिए कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो चुका है 90s वाला, जहां अमेरिका का एक छत्र राज था। अब जो है बहुत बड़ी बड़ी महाशक्तियां उभर रही हैं, जिसमें एक चीन है। आने वाले कुछ सालों में भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ऐसी कंट्रीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। $1.5 बिलियन की हम भाई, 1.5 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन, 1.5 बिलियन की चाइना की पॉपुलेशन, 3 मिलियन पॉपुलेशन को आप कह रहे हो कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे। आप सैंक्शन करना चाहते हो बिकॉज आप रशियन तेल खरीदते हो, तो आप रशिया से यूरेनियम नहीं खरीदते हो 25% अपना। एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली और आप नासा के लिए वहां से रॉकेट्स नहीं खरीदते हो। और जरा कोई यूरोपियन से पूछे कि आपकी गैस अभी भी रशिया से नहीं आती है, कर दो बंद, जी लो हीटिंग के बिना। मतलब सैंक्शन लगाने चले इंडिया पे, चाइना पे, पहले अपने आप को तो देखो। तुम ही लोगों ने, और यूएस ट्रेजरी की हिपोक्रेसी देखो। ट्रेजरी नोटिफिकेशन कहता है कि अगर रशियन तेल के साथ कोई और चीज ब्लेंड हो जाए तो वो रशियन तेल नहीं रहता। बात है, ठीक है। इसका आंसर तो बढ़िया सा वो जयशंकर जी ने दिया था, वहां जाके पीयूष गोयल भी साथ में थे। जब वो एक ने पूछा था कि आप, तो उन्होंने उन्हीं का रूल बता दिया यूरोपियन यूनियन का ही, कि एज पर दिस लॉ अगर कोई तीसरी कंट्री से रशिया का ऑयल आता है तो वो रशिया का नहीं रहता, वो कंट्री का हो जाता है। सो हम यूरोपियन यूनियन का लॉ ही यूज कर रहे हैं तेल बेचने। हाँ, मतलब ये और अच्छा, और ये अगर ये 100% 10% टैरिफ लगाने को सेकेंडरी सैंक्शन लगाते हैं, चाइना ने क्या बोलना है? चाइना की डील ना ओरल है और 3 महीने की डील है, अगस्त 12 को एक्सपायर हो रही है। बेसेंट फिर जा रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है, एक्सटेंड कराने के लिए।
अगर ड्रामा किया ट्रंप ने तो कहेंगे अच्छा जी चलो आपके रेयर अर्थ बंद कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, आपके मैग्नेट्स बंद कर देते हैं। पेंटागन, डिफेंस डिपार्टमेंट, स्पेस, ऑटो वाले सड़क पे आकर नाचना चालू करेंगे व्हाइट हाउस के आगे कि भैया खुलवा। नहीं तो यूएस में हैव द कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, मशीन्स, लेकिन जिस एलिमेंट से वो बनता है उसकी रिफाइनिंग का कंट्रोल, उसकी प्रोडक्शन की रिफाइनिंग, उसकी प्रोसेसिंग पे मैक्सिमम कंट्रोल चाइना का है 70 to 80% का। ऑटो मैग्नेट्स पे चाइना का कंट्रोल है 90% का। सो यू डेयर नॉट इम्पोज एनी टैरिफ्स ऑन चाइना, नहीं तो वो आपकी वो, नहीं तो फिर आपको एम्परर शी के आगे झुकना पड़ेगा और आके प्लीड करना पड़ेगा कि मेरा सप्लाई खोल दो। जून में वही हालत हो गई थी। एम्परर जी काउटाउ कराएंगे फिर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर तो से सर ये लोग, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, कि ये लोग अभी चाइना से जिस हिसाब से रेयर अर्थ का है ये लोग निकाल भी नहीं सकते। जितना पॉल्यूशन होता है रेयर अर्थ में, अपने बोलते हैं क्लीन एनर्जी है, बट जो ये बैटरीज है ये सब में ईवी से जितना पॉल्यूशन इसमें होता है उतना कोई हैंडल नहीं कर सकता। इंडिया में भी है तो भी इंडिया नहीं निकाल पा रहा है बिकॉज पॉल्यूशन इतना हो रहा है, क्योंकि उसमें बिल्कुल जो निकालने बिल्कुल की प्रोसेस है चाइना तो चलो वो कर लेता है। यार, उनके पास टेक्नोलॉजी भी तो है ना, आपको वो कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, मशीन्स वो सब डेवलप करना पड़ेगा। आपको जियो स्पेशल भी चाहिए देखने के लिए कहाँ रिजर्व है, क्या है, मैपिंग करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है, जियोलॉजिकल पूरा का। यू हैव टू it may take 10 to 12 years of time. By the way, India has 5th largest rare earth mineral reserves, $5.9 trillion. And how stupidity this is that India, Japan, USA, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, अगर ये 4 कंट्री स्क्वाड की मिलकर रेयर अर्थ पे अपना एग्रीमेंट इंप्लीमेंट कर देना, 10 साल में चाइना की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। बट हास्यात्मक बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एकला चलो रे का नारा लेकर चल रहे, अमेरिका फर्स्ट, आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। भैया अगर आप एकला चलो रे का चलोगे तो फिर हम भी अपने रास्ते चल लेंगे ना, फिर हमें क्या दिक्कत है। अब आते हैं इनकी ट्रेड डील्स पे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रेड डील्स पे क्या चाहते हैं और क्यों चल रहा है। अब इन्होंने कुछ देशों पे ना अजीब अजीब से टैरिफ लगाए हैं। अब जैसे इन्होंने यूके पे लगाया है 10% का टैरिफ, ठीक है, और इन्होंने वियतनाम पे लगाया है 20% टैरिफ, इंडोनेशिया पे 19, फिलीपीन पे 19, जापान पे 15, जापान पे 15%, यूरोप को भी ये 15% ऑफर कर रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं 10 नहीं 15% बेस रेट, बेस केस रहेगा, 15 से 20 के बीच में सारी कंट्रीज लेवरेज करेंगे। अब उसमें आप एक चीज सोचिए कि इन्होंने जापान को जो बोला है वो बोला है कि 15% जो आप टैरिफ लगाओगे वो ऑटोमोबाइल्स को भी अप्लाई करेगा, ठीक है। साथ साथ में जापान उनसे राइस खरीदेगा, ठीक है, और 550 बिलियन डॉलर की यूएस में इन्वेस्टमेंट करेगा इन सेमीकंडक्टर्स, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में। और 8 बिलियन डॉलर के वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एनर्जी प्रोड्यूस वहां से खरीदेगा। और वो जापान एडिशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड जो नॉन ट्रेड बैरियर लगा रखे थे यूएस ऑटो पे, उसको खत्म करेगा। अलास्का में पाइपलाइन पे ये लोग काम करेंगे, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम पे जापानीज स्टील में 50% टैरिफ रहेंगे। सो अगर हम ये देखें तो जापान ने कुछ हद तक एज ए ट्रीटी एलाई, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जापान इज अ ट्रीटी एलाई, अ पैसिफिक कंट्री अंडर अ यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला, जस्ट लाइक साउथ कोरिया इज। तो वो उनके लिए कंपल्शंस भी हैं। दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लाइक इंडिया हैज, जहाँ न्यूक्लियर पावर भी है, स्पेस प्रोग्राम भी है, जहाँ हमारे अपने मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, उनके वो चीजें नहीं है। जापान यूएस अम्ब्रेला के अंदर काम करता है। So they had to bend to this, even despite holding US treasuries, they had to bend, and so much so that the Prime Minister Ishiba lost majority in the upper house.
ठीक है, तो वो एक अलग पॉलिटिकल वहां पे इंस्टेबिलिटी बैंक में जापान में आ गई है। ठीक है, तो जापान, लेकिन जापान कह रहा है ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे डिफरेंसेस हैं कि $500 बिलियन कब इन्वेस्ट होगा और कब डील होगी, कैसे स्टार्ट होगा। जो एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ उसकी वैल्यू क्या है? ये तो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। आज मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, कल को मैं नहीं करना चाहूँ। और सेम चीज चाइना के साथ है। चाइना अगर अगस्त में बोले मुझे नहीं बढ़ाना, तो लग गई बात डोनाल्ड ट्रंप की फिर दोबारा से। ठीक है, तो अब ये जो वो कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट हाउ ट्रेड डील्स आर डन। ट्रेड डील्स आर डन लाइक द वी डिड विद यूके। ठीक है, जहां पे हमने लेदर इंडस्ट्री पे, जहां पे यूके ने लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, अल्कोहल, सब पे टैरिफ 0% पे ले आए। 99% of the goods trade transacted between India and including agriculture products जो हम भेजते हैं वहां पे will be taxed at 0% duty. That including telecom gear and equipment. That along with a special पैकेज फॉर आर सर्विस प्रोवाइडर्स, आईटी सर्विसेज, जहां पे उनको 3 साल तक के लिए सोशल सिक्योरिटी नेट में कंट्रीब्यूशन करने का एग्जेम्पशन मिला है, विच मीन दे विल बी एबल टू सेव मोर एंड दे विल बी एबल टू पुट मोर, इन्वेस्ट मोर प्रॉफिट्स इन जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज। राइट, इंडियन ऑटो के लिए भी फायदा, इंडियन फिशरीज के लिए भी फायदा जो हम बेचते हैं, इंडियन एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए भी फायदा, लेदर के लिए भी फायदा, टेक्सटाइल, जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है इंडिया के, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, वहां पे भी टैरिफ बिल्कुल लोअर लेवल पे लाके 99% गुड्स पे टैरिफ 0 पे लाके रख दी गई। दैट मीन्स कि इंडिया विच हैज अ लो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर टू यूके will now have a boom of worth $5 billion. At least ये इनिशियल इंपैक्ट है, ठीक है, जो आने वाला है। और कहते हैं अल्टीमेटली ये ट्रेड जो है ओवरऑल $120 बिलियन का हो जाएगा बाय द टाइम वी रीच 2030 यूके के साथ। तो उससे फायदा हम लोगों को हुआ, वो अग्रीमेंट प्रॉपरली नेगोशिएट हुआ, साइन हुआ, प्रधानमंत्री गए, पीयूष गोयल गए, सबको टेक्स्ट देखने को मिला, और उसमें भी हमने अपना एग्रीकल्चर, GMO और डेयरी गिव अप नहीं करा, डेटा लोकलाइजेशन गिव अप नहीं करा, फार्मा पेटेंट गिव अप नहीं करा, जो डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी हमसे मांग रहे हैं। सर हाँ जी, सर सॉरी इंटरप्ट, मैं एक्चुअली मैं ये सेपरेट एक सेक्शन रख रहा था, आगे जाके उसी पे आ रहा था, बट मैं एक अभी यूएस पे ये टिकता हूँ, फिर बाद में अपने एक बार और थोड़ा सा इसको टच करेंगे, यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। इसमें सर मुझे ये चीज जाननी है कि अभी मैं एकदम से गवर्नमेंट की तारीफ के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, बट जो दिखा मुझे, मैं आपसे इस पे भी सजेशन और आपका एक व्यू जानना चाहूंगा कि जो इंडिया ने स्टैंड लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अगेंस्ट यूएस, क्योंकि जो वो यूएस चाह रहा था हमारी डील क्यों नहीं हुई, और बिकॉज जो यूएस चाह रहा था वो हमारे अगेंस्ट था, हमारे फार्मर्स के अगेंस्ट था, हमारी जो वैल्यूज है उसके अगेंस्ट था। तो आप मुझे थोड़ा सा एक बार हमारे दर्शकों को भी समझाए कि कैसे ये गवर्नमेंट ने इसमें अपना फुट नीचे रख दिया कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ये सब चीजों में, तो कैसे इन्होंने अपने शो किया और क्या उन्होंने फेस किया और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज ट्रंप इज अ ट्रंप, तो डील नहीं हुई, तो अब इसके हमको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं जो ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया है उसको लेके सर। बिल्कुल अग्रीड, बहुत बढ़िया सवाल। अच्छा, अब आपके श्रोताओं को यह समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने यूएस को बोला कि आप जो है 20% टैरिफ जो है हम लोग जो है घटा के टैरिफ जो है सबसे लोअर लेवल पे हर सेक्टर में आपके लिए ले आएंगे। हमने उनको बोला कि आप एक काम करिए, आप भी हमें रियायत दीजिए, अच्छा कोई डील दीजिए कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर हम आपके इतनी बड़े भाई 140 करोड़ की जनता का देश है,
आपको हमारी मार्केट एक्सेस चाहिए तो कुछ हमें उसके बदले में देना पड़ेगा आपको। वो कह रहे देखो हम आपको इतना रेट दे। फिर हमने ये हमारे टर्म ये भी था कि देखो आप ऑटो टैरिफ्स कम करो, ऑटो कंपोनेंट, हमारा ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इंडिया में, ठीक है। उसी तरीके से हमने बोला कि हमें अश्योर करिए कि फार्मा में टैरिफ्स नहीं आएंगे, और उसी तरह हमारे जो स्टील सेक्टर है, जो इंडिया इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, उस पर 50% के टैरिफ है, वो भी कम करिए। अब डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी इन बातों पे मानने को तैयार नहीं है कि हम ऑटो पे कम नहीं करेंगे, हम स्टील पे कम नहीं करेंगे। पहली तो बात यहां अड़ी। लेकिन मेन बात अड़ी नॉन ट्रेड बैरियर्स पे, जहां वो कहते हैं तुम अपनी एग्रीकल्चर सब्सिडी खत्म करो, एमएसपी खत्म करो, तुम जीएम कॉर्न अलाउ करो, जीएम सोयाबीन अलाउ करो इंडिया में इंपोर्ट के लिए, अमेरिका के लिए, तुम अपनी जीएमओ सर्टिफिकेशन खत्म करो, नॉन जीएमओ जीएमओ की जो तुमने मैंडेटरी कर रखी है अपने लॉस के अंदर, तुम डेयरी में हमारी जो नॉनवेज फीड है काउस के लिए और कैटल के लिए वो अलाउ करो, अमेरिका से इंपोर्ट करो। क्यों भाई, आपको हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट समझ में नहीं आते हैं? सर सॉरी टू इंटरप्ट अगेन सर, ये थोड़ा सा बता पाएंगे ये जीएम क्या है? मुझे पता है बट थोड़ा सा अगर देख रहे हैं उनके लिए जीएम थोड़ा। देखिए, जीएम ये है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, सीड्स होते हैं, जैसे लैब में बनाए हुए सीड्स जिनको प्रोडक्टिविटी यील्ड हायर हो, साइंटिफिकली पेस्ट इम्यून हो, ठीक है, तो ये साइंटिस्ट लैब में इंजीनियर करके बनाते हैं, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिनको हम जीएमओ बोलते हैं, ठीक है। अब ये जीएमओ में बात यह है, इसमें इसके लिए आप किसी कंपनी जैसे एक्स कंपनी से जीएमओ के सीड यूएस कंपनी से लेते हैं तो फिर आपको हमेशा वही यूज करना पड़ेगा, उन्हीं के द्वारा दिए गए पेस्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे, हर्बिसाइड यूज करने पड़ेंगे, केमिकल यूज करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ में इनके हेल्थ हैजर्ड और साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि यूएस कोर्ट्स तक में मामले गए हैं, जहां पता लगाया है कि जीएम क्रॉप्स और हैव बीन बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज जीएम क्रॉप्स में जो हर्बिसाइड वगैरह यूज हुई है उसकी वजह से लोगों को कैंसर तक होता है, राइट। तो इसीलिए इंडिया में जो स्वदेशी लॉबी है, इंक्लूडिंग जो आरएसएस के जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे भारतीय किसान संघ है, इवन दे हैव, वो लोग भी बहुत मुखर होके बोले हैं कि जीएम तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे, हम अपनी किसानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी 75% एग्रीकल्चर जो है उस किसानी पे चलता है, चाहे वो जीएम पे हो, चाहे वो डेयरी को देना हो। मतलब हाउ कैन वी अलाउ नॉन वेज फीड टू आवर कैटल? नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम कैसे हम अपनी सब्सिडी खत्म कर दें, चाहे वो यूरिया की हो, चाहे वो पावर की हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की हो। व्हाट यू आर आस्किंग इज अ टोटल सरेंडर कि बिकम लाइक अ कॉलोनी, लाइक वी वर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट कैन नॉट हैपन। जब अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, जब अंग्रेज इंडिया पहली बार आए थे, जब उन्होंने हमें बर्बाद किया था, ये वही दोबारा करना चाहते हैं। तरीका अलग है बस, खाली पॉलिसी वही लादना चाहते हैं। 1991 से जब से हमने अपनी इकोनॉमी खोली है, किसी भी भारत की सरकार ने इन मामलों पे डब्ल्यूटीओ पे पुरजोर विरोध किया है और कहा कि हम ये इस पे गिव इन नहीं करेंगे। कोई भी सरकार इन पॉलिटिकल सेंसिटिव मामलों में, एग्रीकल्चर के और डेयरी पे स्पेसिफिकली और फार्मा पे जो हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, हम इस पे गिव इन कर नहीं सकते। हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी हेल्थ सिक्योरिटी का मामला है ये, वी कैन नॉट अलाउ। और अगर इस मामले पे अगर आप डील नहीं होती है तो चांस, अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप दो चीज कर सकते हैं, या तो वो इंडिया की डी हुई डील जो प्रपोजल है, जहां पे हम कह रहे हैं हम टैरिफ घटा देंगे, आप थोड़ा बहुत हमें अच्छा रियायत दीजिए और इन नॉन ट्रेड बैरियर्स को छोड़ दीजिए, इनको हम बाद में बात कर लेंगे। उसमें भी हमने इनको बोला कि काम करते हैं, हम आपको कोटा दे देते हैं, हम नॉन जीएमओ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे हम आपसे वॉशिंगटन एप्पल मंगवा लेंगे, वॉलनट मंगवा लेंगे, ब्लूबेरी मंगवा लेंगे, जो आपके अमेरिका से आता है। आप हमसे
आप हमारे लिए लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, फुटवेयर, इस पे जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें कोटा दे दीजिए, टैरिफ फ्री कर दीजिए। या इस पे भी बात ठीक है, बात अल्टीमेटली आके एग्रीकल्चर और डेयरी और जीएमओ पे आके अड़ जाती है। दैट इज वेयर द होल थिंग इज स्टक, और वो कोई भी सरकार एग्री नहीं करेगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को अगले 2-3-4 दिनों में ये फैसला करना है कि या तो वो इस टैरिफ को एक्सेप्ट करेंगे, या वो एक चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री के नाम ट्रेड लेटर के तौर पे, और कहेंगे मैं आपसे 15 या 20% टैरिफ लगा रहा हूं, और मामला वहीं पे खत्म। और जो मुझे लग रहा है कि सेकेंड सिनारियो ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है, सेकेंड सिनारियो वो ज्यादा पॉसिबल है कि अब वो चिट्ठी आएगी, 15 से 20% का एक यूनिफॉर्म टैरिफ इंडिया पे लगाया जाएगा, एंड उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे टाइज खराब हो चुके हैं यूएस के साथ बिकॉज ऑफ देयर डालियंस विद पाकिस्तान एंड मुनीर एंड क्रिप्टो, पहलगाम के बाद वो और खराब होंगे। और अब फिर इंडिया बोलेगा जब आपने 15-20% लगाई थी तो हम बेयर कर लेंगे ना, थोड़ा आपको थोड़ा 7 से 8% कीमत बढ़ा भेजेंगे, थोड़ा खुद बियर कर लेंगे, मैनेज इट, इट्स ओके, लगा लीजिए आप भी, एंड देन वी शुड वेट इट आउट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देन वी शुड वेट इट आउट टिल द मिड टर्म्स, टिल वी हैव अ क्लैरिटी वेदर ट्रंप इज विनिंग बैक द मिड टर्म्स और डेमोक्रेट्स आर कमिंग बैक। क्योंकि अगर डेमोक्रेट्स वापस आए तो इनका सारा एजेंडा स्टॉल हो जाएगा, एंड देन वी नो कि प्रेसिडेंसी किसके हाथ में जा रही है। एक आपको पता लगना चालू हो जाएगा। तो ये पॉसिबल सिनारियोज है जो दो हो सकते हैं। एक, क्या पता सरप्राइजिंगली यूएस डोनाल्ड ट्रंप अग्री कर ले, भाई 1.4 बिलियन की इकोनॉमी मार्केट है वो नहीं एक्सेप्ट, एंड दिस इज वेयर वी कम टू द जियोपॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट, कि अल्टीमेटली एंड रिजल्ट में इससे होगा क्या। ठीक है, इस पे मैंने एक काफी अच्छा आज एक ट्वीट भी लिखा जो मेरे पिन ट्वीट में है, ठीक है, लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। मतलब यू हैव टू बी लिटरली वेरी क्रेजी फॉर अ पर्सन टू नॉट एक्सेप्ट द टर्म्स व्हाट इंडिया इज ऑफरिंग। इंडिया जो डील दे रहा है अगर डोनाल्ड ट्रंप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो बेवकूफी है, हरा के लिए ही। भाई हम आपको कई आइटम पे 200% से आपको 10%, 15% देने को तैयार हैं, आप लेने को तैयार नहीं है। आप कह रहे नहीं मुझे वो जीएमओ चाहिए, मुझे वो डेयरी चाहिए, तू छोड़ दिया, ऑटो एक्सेस गया बाढ़ में, पहले मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो अब आप सोच लीजिए कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। और मतलब ट्रम्प की सोच ये कि आई विल गो ऑल इन और ऑल आउट, या तो मुझे सब कुछ मिले नहीं तो मैं तेरे पर टैरिफ लगा रहा हूं, हो गया काम। उसका ये जो बुलिंग का एटीट्यूड है ना, ये नहीं चलने वाला है इंडिया के साथ, ये 100% श्योर है। वो 140 करोड़ के देश और उसके प्रधानमंत्री से डिक्लेयर कर रहा है, एंड इंडिया शुड प्ले स्मार्ट, वी शुड इनवाइट वॉल स्ट्रीट टू कम एंड ट्रेड विद अस। नो, वॉल स्ट्रीट एंड सिलिकॉन वैली आर वेरी हैप्पी टू बी इन इंडिया, इट इज ट्रम्प विच इज नॉट हैप्पी विद इंडिया। ये एप्पल वाले ने किया ही ना सर, टिम कुक हाँ को बोला कि भाई 25% टैरिफ लगा दूंगा, बोले लगा दे। हाँ, मुझे तो लगा कहीं दे, कोई सस्ता बात नहीं। पड़ेगा। हाँ करेक्ट, $1000 का आईफोन तुम इंडिया में लोगे कि $3000 का यूएस में लोगे? कहां बैठे हैं हार्वर्ड लटनिक की? अरे व्हाट शिट दे टॉक अबाउट यार, कहां कहां से नंबर लेके आते हैं रोज शाम को, टीवी पे आके बैठ जाते हैं लोग आके। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, लेकिन यहाँ ये खटाई पड़ी क्यों? अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट जियो पॉलिटिक्स। जो इकोनॉमिक्स से शुरू हुआ था, हम जियो पॉलिटिक्स पे एंड करेंगे इसको। अब ये खटाई आई क्यों? खटाई इसलिए आई क्योंकि 2024 में आपने मॉस्को के जरिए चाइना से एक डिटेंटे कर लिया, और एक अग्रीमेंट हुआ, और चाइना अपनी फोर्सेस विड्रॉ करके वापस चला गया लद्दाख से। अब यूएस के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि चाइना का डर दिखा के वो आपको एग्रीमेंट्स और असला बेचता था। चाइना का डर दिखा F-35 ले लो, कॉमकासा साइन करा लो, ये साइन करा लो, वो कर लो, ड्रोन ले लो, M777 गन्स ले लो। अब जब वो वेरिएबल ही बीच में से निकल गया, तो अब वो कहते रहे यार मेरे हाथ से मेरी लेवरेज खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन
इंडिया को इसके लिए पुश करने वाला कौन था? इंडिया को इसके लिए पुश करने वाली थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जरिए कभी अदानी के खिलाफ तो कभी पन्नू 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 के केस में निखिल गुप्ता के खिलाफ प्रोसिक्यूशंस लॉन्च की. यू वर द वन हु स्टार्टेड इट. यू वर द वन हु सैंक्शनड इंडियाज डायमंड ट्रेड विद अल्रोसा एंड ट्राइड टू डिस्ट्रॉय सूरत. You were the one who went after the prime minister, the Indian government and its corporates. तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका हम आओ भगत और स्वागत करेंगे? ठीक है, आप ये डुप्लिसिट गेम खेल रहे थे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे. उसके बाद अब ये थ्रेटन करते हैं कि भैया हम आप पे 500% टैरिफ लगा देंगे, 100%. वो लिंसी ग्राम बिल लेके आ रहे हैं, रशिया सैंक्शन. और ट्रम्प भी कल कह रहे थे वी माइट इम्पोज सेकेंडरी थ्रेट सैंक्शन. कहाँ से लगाओगे भाई? चाइना से रेयर्थ बंद हो जाएगा, चाइना पे लगाया तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी, करके दिखाओ. रशिया से यूरेनियम बंद हो जाएगा, करके दिखाओ. नासा के रॉकेट्स आने बंद होने के, करके दिखाओ. ठीक है, मजाक बना रखा है क्या दुनिया का इन लोगों ने? और उसके बाद इंडिया ने भी चाइना के साथ रीसेट किया है. एक हमारे पहले हमारे राजनाथ सिंह जी होके आए, फिर डिफेंस मिनिस्टर, उससे पहले एनएसए डोवल गए एनएसए मीट के लिए, उसके बाद एस जयशंकर गए, उसके बाद चाइना ने कैलाश मानसरोवर का एक्सेस खोला, और अब इंडियन एम्बेसी इन चाइना टूरिस्ट वीजा भी जारी करने लगी है. और खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी एससीओ विजिट के लिए चाइना जा सकते हैं और डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चालू हो सकती हैं. और साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंट वेंचर्स भी अलाउ कर रही है अप टू 49% in automobile and auto parts between Indian companies and Chinese companies. So we are trying to, अब ये क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि चाइना इंडिया को कंटेन नहीं करना चाहता है? बिल्कुल चाहता है जी. चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा आपको कंटेन, स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट करने के लिए कि आप ज्यादा ग्रो ना करो. वही काम अमेरिका भी कर रहा है कि वो पाकिस्तान को, मुनीर को अपनी जेब में डाल के वो लोग आपको कंटेन करना चाहते हैं. वो लोग ईरान के खिलाफ उस पाकिस्तान को यूज करना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया में यूज करना चाहते हैं, अगेंस्ट रशिया यूज करना चाहते हैं, अफगानिस्तान का जो उनका जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, बाय यूजिंग दोस प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स. तो अब ये सब चीज जानते हुए, बट एट द सेम टाइम इंडिया ने ये बोला कि इंडिया का थॉट प्रोसेस ये, देखो चाइना से जो हमें कैपिटल मिलता है, जो टेक्नोलॉजी मिलता है, वी शुड टेक, बट हमारी रेड लाइंस रहेंगी, बट हमारी पीएलआई स्कीम्स रहेंगी, चाहे वो टेलीकॉम में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो आपका रेयर अर्थ्स में आनी हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स में आनी हो, चाहे वो फार्मा एपीआई में आना हो, चाहे वो लैपटॉप की स्कीम्स हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स हो. वी विल पुट ऑल दोज मेजर्स टू इंक्रीज द लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड येट सीक गुड टर्म्स with China in certain areas, offer trade to America, offer to buy LNG and oil from America, offer to buy modular nuclear reactors from America. हम उस लेवल तक जाने को तैयार हैं. Offer to buy Su-57 or S-400 squadrons for time being till AMCA comes into from Russia, working on Russian oil and energy and diamonds, right, and fertilizers. So India is trying to say that, look, I will only deal what suits in my national interest. Be it Russia, be it China, be it America. I do not care about your block politics कि G2 block है, कि SCO block है, कि BRIC block है. और हमने ये भी क्लियर कर लिया कि हम डॉलर को गिराना नहीं चाहते हैं. हम तो अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हैं. इफ यू कंट्रीज वांट टू ट्रेड विद अस इन बायलैटरल करेंसी एग्रीमेंट्स, व्हाई नॉट? लेकिन क्या हम एक सोची समझी साजिश कर रहे हैं यूएस के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम वो साजिश का हिस्सा नहीं है. कोई बहुत बड़ा अगर फ्रंट क्रिएट कर रहा है यूएस डॉलर को हटा के अपनी करेंसी इंटरनेशनलाइज कराने का, तो वो चाइना है जो युआन के साथ कर रहा है इन बीआरआई थ्रू ECNY एंड ऑल दो सेटलमेंट सिस्टम. इंडिया नहीं कर रहा है. तो ये हमें समझना जरूरी. इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है आईमैक में.
आईमैक में तो बिल्कुल इंडिया पार्टनर है और चाइना आपके अगेंस्ट कर रहा है, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली बस वो हाँ, एग्जैक्टली इसमें सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो जयशंकर जी का स्टेटमेंट था यूरोप में 1.5 साल पहले, कुछ ये रशिया और इसके लिए ही पूछा था, रशिया यूक्रेन में, कि आप रशिया के साइड है कि यूएस के साइड है, तो जयशंकर ने ये बोला कि मैं ना इधर हूं ना मैं इधर हूं, मैं मेरे ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं ना आपके एग्जैक्टली ब्लॉक में हूँ ना उनके ब्लॉक में हूँ, मैं मेरा नेशनल इंटरेस्ट देख रहा हूँ, मैं मेरे फेंस में हूँ। एग्जैक्टली आप ये देखो, हमने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ रेयर अर्थ डील्स कर रही, हमने कोलंबो में एक मिलिट्री पोर्ट लिया है, ईरान में 6 बार पोर्ट ले लिया है। तो सेंट्रल एशिया से लेके गल्फ से लेके मिडिल ईस्ट से लेके हमारा एक स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग बन रही है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पावर इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट बेस्ड ऑन यूएस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन चाइना, इट इज नॉट बेस्ड ऑन इजराइल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रशिया। हाँ, हमारी कोलैबोरेशंस है, आईमैक में हम यूएस के साथ और इसराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। वाया ईरान जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एनएसटीसी जा रहा है, ठीक है, इन साथ जा रहा है, दैट इज बिटवीन ईरान, सेंट्रल एशिया एंड रशिया। So we are working with we are working with all powers, and that is the crux of Indian policy of multipolarity in an emerging order of bipolarity. दुनिया ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है, जिसमें अमेरिका और चीन दो बड़े पोल होंगे, दो बड़ी सप्लाई चेन होंगी, लेकिन इंडिया कह रहा है कि मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा, बड़ा टाइम मैं किसी एक ब्लॉक में नहीं रहूंगा। तो ये मल्टी अलाइनमेंट की जो स्ट्रैटेजी है इंडिया की ट्रेड की, ये भारत की सॉवरेनिटी की और अखंडता की है, कि हमारे इंटरेस्ट ना मॉस्को के, ना बीजिंग के और ना चाइना के वो है। ये एक बहुत बोल्ड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि अमेरिका आपको टारगेट करेगा, चाइना आपको टारगेट करेगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट पावर विद इन योर ओन रेल्म, having your own sphere of influence, a power which has nuclear weapons, a power which shows its military prowess of drones and missiles in Operation Sindoor, a power which has its own military, a power which has its own food security, its own water resources, a power which has 1.4 billion people, and a power which will soon be the world's third largest economy. You cannot discount this country. वक्त हमारे साथ है, समय हमारा साथ है, बट हमें खाली यही करना है कि हमें इन दिनों में हमें भारत सरकार के साथ, और जहां वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टैंड अप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, डेयरी में, ट्रेड में, डिफेंस में और सिक्योरिटी में, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी सरकार के साथ चलने का ये टाइम है। यहाँ छोटी मोटी बातों पे, पॉलिसी पे, अपने शहर की म्युनिसिपल गवर्नेंस को लेके लोग ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, खामियां हर देश में होती हैं। बाढ़ न्यूयॉर्क के स्टेशन में भी आती है, जब एक्सेस रेनफॉल हो जाती है तो यूएस में भी बाढ़ आती है, मिसिसिपी भी फ्लड करती है, यूरोप में राइन भी फ्लड कर जाती है। कोई नया नहीं हो रहा है भाई। न्यूयॉर्क में जब बादल फटते हैं तो वहां भी पानी भर जाता है सबवे में। कोई दिल्ली मेट्रो या कोई बेंगलुरु कोई अलग नहीं है, साइबर सिटी कोई अलग नहीं है। उल्टा अमेरिका में वोकिज्म भी ज्यादा है, सो वहां का कल्चर कोई नेटिव कल्चर तो है ही नहीं। वी आर 1000 year old civilization with a civilizational memory, जो उनके पास तो है ही नहीं। तो हम लोगों को अपने पॉजिटिव्स देखना चाहिए, अपनी नेगेटिव्स पे काम करना चाहिए और अपनी सरकार के साथ काम करना चाहिए और उनका पुरजोर समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से ये पूरा सॉरी, अगर हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होती नहीं और हमारी जो लीडरशिप है इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो ट्रंप के साथ इस तरह से हैंडल करना डील को, और जो चाइना कर रहा है और जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, लाइक रशिया यूक्रेन का है, अभी कंबोडिया थाईलैंड का हो गया, अभी ये इधर जो चल ही रहा है इजराइल का, तो वो सब चीज में, और ऊपर से जो अगेन एंड अगेन जो हमारे सामने चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, वो हैंडल करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। करेक्ट, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप
रशिया यूक्रेन चल रहा है, ईरान इजराइल चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से पॉज पे है, अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका यू नेवर नो, वहाँ कंबोडिया थाईलैंड चालू हो गया है, वहां पे यू नेवर नो ताइवान के पास ड्रामा कब शुरू हो जाएगा। सो वी एज अ कंट्री आर गोइंग, अब आने वाले जो कुछ साल हैं वो बहुत ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत ही टर्बुलेंट रहने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, बहुत बड़े बड़ी चीजें होंगी जो हमने कभी सेंचुरीज में इमेजिन नहीं करा होगा, वो हमारे सामने घटेगा। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये केओस और कॉन्फ्लिक्ट धीरे 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 अब दुनिया में बढ़ता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी सरकार के साथ रहना, अपनी फोर्सेस के साथ रहना, अपनी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहना और भी अनिवार्य है टू मेक श्योर दैट वी हैव अ सॉलिड लीडरशिप व्हिच कैन टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस टू स्टैंड अप फॉर इंडिया नेशनल इंटरेस्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और आपको परवाह नहीं करनी है कि आपके घर में लिबरल्स क्या बोल रहे हैं, आपके घर में मीडिया क्या बोल रहा है, और आपके वेस्टर्न जर्नलिस्ट क्या लिख रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट में। दे आर नो मोर द बेंचमार्क, दे आर फेक न्यूज स्प्रेडर्स। उनका राष्ट्रपति खुद उनको फेक न्यूज बोलता है और लाइबल के सूट्स फाइल करता है। यहां तक कि यहां पे तो बकायदा अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, आपको इंटरसेप्ट नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे यहां तक छपा है कि बहुत सारे अमेरिकन न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट सीआईए के लिए काम करते थे और आर्टिकल्स प्लांट किए जाते थे अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो आप ये समझ के चलिए आपको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि आप अपने पैरों पे खुद खड़े होके एक इंडिपेंडेंट पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी को गवारा नहीं गुजर रहा है। बस इसी में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है इट्स लाइक अमेजिंग सर। आपने पूरा क्लियर पिक्चर रख दिया है कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में और आगे क्या क्या हो सकता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं चीजों के, और क्या चल रहा है अभी, मीन्स किस हिसाब से इंडिया स्टेप ले रहा है। सर दिस इज जस्ट अमेजिंग सर। और इतना डेप्थ में आप इतना इजीली लेके गए, इतना इजीली आप लेके गए, दिस इज जस्ट अमेजिंग। एंड जो हमारे ये दर्शक देख रहे हैं, मैं तो आपका फैन जब से सुना तब से था ही सर, मैं फैन, और आपके और फैन बेसिस बढ़ेंगे सर, इस पे आई एम ट्रूली श्योर सर। जस्ट अमेजिंग सर। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। एफर्ट तो वही रहता है कि यार जितने लोगों को पता लगे, सच पता लगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मीडिया उनको सच बताता नहीं है, इतनी डेप्थ उनके पास है नहीं, प्रिंट में छपता नहीं है, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वहां पे झगड़ा और फालतू की बातें ज्यादा ज्यादा चलता है, वह मसाला ज्यादा होता है, और रियल कंटेंट जो है बहुत कम बाहर जाता है। विच इज वाई इट इज गुड दैट आपने इनवाइट किया, ताकि आपके जो श्रोता हैं, आपके जो लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, उनको भी पूरा पूरा एक ब्रॉड बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा कि हम क्या चल रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं बिल्कुल आगे। थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू आपका आने के लिए और इतना इंसाइट्स देने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।